गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल गेन में ही है। जो हमने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टॉपिक स्टार्ट किया था कल, उसमें हमने जो पढ़ा था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनकी इंडेक्सेशन वैल्यू हमने देखी थी। अब उससे हम थोड़ा आगे जाएंगे। आज हम देखेंगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल गेन है उसमें क्या है, हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती, उस पर सीधा टैक्स लगता है 20%, 50%, 10%, और ये काफ़ी हाई रेट होता है। तो इसके लिए टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने हमें टैक्स से बचने के लिए कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन हमारे एग्जेम्पशन के अंदर आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, जो हमें एक रेजिडेंशियल हाउस के लिए मिलता है। अगर हम अपना पुराना कोई रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हैं और उसको बेच के हम नया रेजिडेंशियल हाउस ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो एक इंडिविजुअल है उसके लिए हाउस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उसी को वो अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट मानता है और उसी को वो आगे जाके इन्वेस्ट करने की और उसको बेच के नए खरीदने की प्लानिंग करता है। तो उस इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स रेट लगेगा उस पर जितना भी कैपिटल गेन होगा, और अगर शॉर्ट टर्म है तो 10% लगेगा। तो हमें टैक्स से बचना है तो इसके लिए कुछ एग्जेम्पशन है। तो हमारा जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वो रेजिडेंशियल हाउस के लिए ही है कि हम रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे, हमें कैपिटल गेन हुआ, हमने फिर नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, जैसे मैंने आपको बताया कि हम रेजिडेंशियल हाउस सोल्ड करके नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं। तो इसकी हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट कैन बी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड बॉट और कंस्ट्रक्ट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस। मतलब हमने पुराना रेजिडेंशियल हाउस बेचा और उसको बेच के नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया, उसके लिए एग्जेम्पशन मिल रही है हमें अंडर सेक्शन 54 के अंदर रेजिडेंशियल हाउस के लिए। और एक गवर्नमेंट ने एक और अच्छा कर दिया, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, जो असेसमेंट ईयर 2021 है उनके पास ऑप्शन एक और दे दिया कि वो 2 हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहले तो एक ही हाउस था, अब 2 हाउस में वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक घर को बेच के उसके बाद 2 घर खरीद सकते हैं, मतलब ऑप्शन दे दिया। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया, मगर इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली चीज, ये जो एग्जेम्पशन अलाउड होती है वो केवल इंडिविजुअल HUF को ही होती है, ना तो किसी पार्टनरशिप फर्म, ना आपकी कंपनीज वगैरह, इनको अलाउड नहीं है। केवल ये इंडिविजुअल और HUF को ही अलाउ है। दूसरा पॉइंट जो है, एसेट सोल्ड इज ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने बेचा होगा वो रेजिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए, और जो हमने खरीदा होगा वो भी रेजिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए। चाहे आप खरीदो चाहे कंस्ट्रक्ट करो, मगर वो घर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्लॉट बेच के हाउस के लिए एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो वो 54 के अंदर नहीं आती। अभी जो हम देख रहे हैं केवल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 देख रहे हैं। तो एसेट जो हमने सोल्ड किए वो रेजिडेंशियल हाउस होनी चाहिए। अब जो है सेलर, अब हमने हाउस तो सोल्ड कर दिया, हाउस सोल्ड करने के बाद हम नया हाउस परचेज कर रहे हैं, तो हम परचेज बेचने से 1 साल पहले भी खरीद कर सकते हैं और 2 साल बाद भी कर सकते हैं। दोनों के लिए हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। मान लीजिए हमने आज बेचा और हमने उससे 6 महीने 8 महीने पहले 1 साल पहले खरीदा था, तो हम उसकी एग्जेम्पशन शो कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं कैपिटल गेन से। और अगर हमने आफ्टर विद इन 2 ईयर, नेक्स्ट जो है आफ्टर में, उसमें भी खरीद रहे तो भी हम उसको लेस कर सकते हैं। मतलब बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर का जो टाइम पीरियड दिया, 3 ईयर होगा टोटल, इसमें हम उसे परचेज कर सकते हैं, परचेज। और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप नया घर बना रहे हो, तो उस केस में नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर आपको घर बनाना होगा। अगर आप 3 ईयर के अंदर बनाते हैं तो आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगी, अगर नहीं बनाते तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। वो हम अभी एक पॉइंट से समझेंगे। एक चीज और है कि अगर गवर्नमेंट ने वो हाउस कंपलसरी एक्वायर कर लिया, किसी भी रीजन से लैंड प्लॉट गवर्नमेंट एक्वायर करते हाउस,
हाउस अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर दिया, उसके बदले आपको कंपनसेशन मिला, मुआवजा मिला, तो जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है वही आपका कैपिटल वो सेल माना जाएगा। आप कैपिटल गेन वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे करते हो। उसके बाद जो हमारी जिस दिन हमें अमाउंट रिसीव्ड होगी कंपनसेशन की, उस डेट से नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर हमें न्यू हाउस परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। और अगर हम आफ्टर 3 ईयर करते हैं तो हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक। उसके बाद है कि अगर एसएससी इंटेंट टू बाई है, वो अभी घर नहीं खरीद रहा मगर उसकी प्लानिंग है कि वो फ्यूचर में खरीदेगा अपना घर, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है एक, उसमें बैंक में पैसे जमा कर सकता है। मगर कौन से बैंक में? पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में वो पैसे को डिपॉजिट करेगा कैपिटल अकाउंट गेन स्कीम में, मगर किस डेट से पहले? ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग, मतलब आईटीआर फाइलिंग की हमारी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, कभी कभार एक्सटेंड हो जाती है, तो 31 जुलाई 2020 जैसे है, तो 31 जुलाई 2020 से पहले वो अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा बैंक के अंदर कि मैं घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, बट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड विद इन 3 ईयर। मगर जो पैसे जमा किए हैं उसने बैंक में, उसको उसने 3 साल के अंदर खर्च करना ही करना है। अगर उसने 3 साल के अंदर उसे स्पेंड नहीं किया तो जो बैलेंस है वो एक टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने बैंक में 20 लाख डिपॉजिट किए और घर बनाना शुरू किया और स्पेंड किए केवल कितने? 18 लाख। तो जो 2 लाख बच गए ना, वो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये सब हमारे पॉइंट्स है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हम पुराना घर बेच के नया घर खरीदे तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं अंडर सेक्शन 54 के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। चलिए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। मिस्टर एक्स बॉट, एक्स ने जो है घर खरीदा 2004-05 में, कभी परचेज किया था उसने, कितने का? 4 लाख का। उसके बाद जो है उसके एक इम्प्रूवमेंट कॉस्ट की, मान लो आप उसने एक मंजिल और चढ़ाया, कोई एक्सपेंस किए कैपिटल, तो वो 3 लाख के, वो कब किए उसने? 11-12 में। अब जो है उसने दिसंबर 2019 में जो है इस मकान को बेच दिया 50 लाख में, 50 लाख में इसने सोल्ड कर दिया और ब्रोकरेज पेड कर दिया उसने 2% ब्रोकर को। तो पहले हम वही सब करेंगे जो हम कल कर रहे थे। हमें साफ दिख रहा है कि ये 36 मंथ का गैप है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, कहानी उसके बाद शुरू होगी एग्जम्पशन की, पहले कोई मतलब नहीं हमें एग्जम्पशन से। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन हमारा वो है हमारा 50 लाख। 50 लाख में से हम लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन सेल, बेचने में जो खर्चे हो रहे हैं। तो बेचने में हमारे खर्चे 50 लाख का 2% ब्रोकरेज दिया उसने 1 लाख, तो हमारे जो नेट सेल कंसिडरेशन आ गई वो आ गई 49 लाख। तो ये हो गई हमारी नेट सेल। अब इससे हम लेस करते हैं जो हमारी पहली कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर करने की कॉस्ट। एक्वायर करने की कॉस्ट किसके बेसिस पे? इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। जो हमने कल टेबल देखा था, इंडेक्सेशन वैल्यू जो उसकी होगी उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि कितनी उसकी वैल्यू आज है। हमें पता है कि वो कितने का था? 4 लाख का था। कब था? 2004-05 में। तो नीचे वैल्यू आती है जिस ईयर में हमने बेचा होगा, खरीदा है, ऊपर वैल्यू आती है जिस ईयर में हमने बेचा है। हमने कब बेचा उसे? 31 दिसंबर को 2019। तो ये कौन सा ईयर है हमारा? 1920। तो 1920 की हम इंडेक्स वैल्यू ऊपर लिखेंगे और नीचे कौन से ईयर के लिखेंगे? जिस ईयर में हमने उसे परचेज किया था।
तो इस वैल्यू को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी जो 1920 की वैल्यू है वो तो आपको पता है 289 है, वो है हमारी 289। और जो 2004-5 की वैल्यू है वो आप इंडेक्सेशन टेबल से देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 113। तो ये हमारी कॉस्ट निकल के आएगी यहां से। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आता है 4 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 113। तो ये आ रही है हमारी 10,23,009। इसका मतलब 10,23,009 इतने रुपए की वैल्यू है आज उसकी, जो हमने 4 लाख में खरीदा था इंडेक्सेशन कॉस्ट के हिसाब से। अब जो है हमने उसमें एक कॉस्ट और लगाई है, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट, और वो हमने कब स्पेंड किए 2011-12 में। तो 2011-12 में जो हमारी इंडेक्सेशन वैल्यू है तो हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारी 3 लाख है, इनटू में जिस ईयर में हमने सोल्ड किया 289, अपॉन में कौन से ईयर 11-12। तो 11-12 की हम इंडेक्सेशन वैल्यू चेक करते हैं तो वो आती है हमारी 184। तो इसको हम यहां 3 लाख इंटू में 289, 3 लाख इंटू में 289 और डिवाइड किया हमने 184 से, तो वो आया हमारा 4,71,195। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इससे जो हमारे पास बचेगा वो आएगा बैलेंस। वैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि साफ के हमें गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है, 49 लाख से माइनस करेंगे ये दोनों, माइनस 471195, तो हमें गेन हो रहा है 3405796। 34 लाख का गेन हो रहा है हमें, 34,05,796, 34 लाख और समथिंग, इतने का हमें गेन हो रहा है। अब देखो आप, अगर हमें इतने का गेन हो रहा है तो इस पे हमें 20% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो 34 लाख का आप खुद लगाओ, 20% में सीधा 6,80,000 के करीब हो जाता है खुद ब खुद। बट मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि आप क्या करो, अगर नया घर खरीद लो पुराने घर को बेच के तो आपको हम एग्जेम्पशन देंगे। तो कितने का हमने क्या किया, अब शुरू होता है हमारा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। हमने पुराना घर बेच के नया हाउस खरीदा, कितने का, 15 लाख का। 15 लाख का तो घर खरीद लिया और 4 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट कर दिए 30 जून को। मान लीजिए 15/4 एक ही साथ हमने 30 जून को किए। हमारी नॉर्मली जो रिटर्न की डेट होती है इंडिविजुअल के लिए वो होती है हमारी 31 जुलाई। तो हमारी 31 जुलाई 2020 रिटर्न है, तो उसमें हमें दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमने क्या किया, घर खरीदा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसे शो करेंगे, मतलब हमने 15 लाख का ये घर खरीदा, 4 लाख का क्या किया हमने डिपॉजिट के कैपिटल गेन स्कीम में। जो डिपॉजिट किया है हमने उसको 3 साल के अंदर हमें स्पेंड करना है। अगर नहीं किया तो 3 साल बाद टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 10 लाख और डिपॉजिट करते अगस्त में, तो अगस्त तो रिटर्न फाइल करने के बाद आएगा ना हमारा, तो उस केस में हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमें डिडक्शन अभी किसकी मिल रही है, जो हमने नया घर खरीदा है या घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए। तो 15/4 कितने हो गए, 19। तो लेस करेंगे हम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। टोटल ये हो गया हमारा 4 लाख प्लस 15 लाख, टोटल हो गया 19 लाख। तो 19 लाख हम क्या कर देंगे, इससे लेस कर देंगे। तो हमारा कितना बैलेंस बचेगा, 15,45,000
5796 हमारा फाइनल कैपिटल गेन है। तो इसका मतलब ये है हमारा कि हम अगर एग्जम्पशन ले लेते तो हमारा कैपिटल गेन काफी कम आ जाता है। ये तो एक इलस्ट्रेशन था, बाकी आप जानते हो कि देखो अगर आपने 50 लाख में घर बेचा है तो आपको नया घर कोई 15-20 लाख में तो मिलेगा नहीं, मगर कहीं आपने रूरल एरिया में कहीं शिफ्ट कर रहे हैं उस केस में आपको मिल रहा है, मगर तब भी आपको इतना टैक्स, इस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसमें फ्लैट रेट जो लॉन्ग टर्म का है वो 20% है। ऐसी सेम हम शॉर्ट टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करते हैं तो हम विदाउट इंडेक्सेशन टेबल करते हैं, सीधा जितने का खरीदा जितने का बेचा सीधा लेस किया हमने, जो आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद जो है हम जो नया हाउस परचेज कर रहे हैं उसके लिए एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ले सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके इलस्ट्रेशन पहले करना, इलस्ट्रेशन, अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जम्पशन ही पेपर में आते हैं। और जो आईटीआर फाइल करते हैं या जिन्होंने कभी हाउस वगैरह बेचा तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए हमें सारी डिटेल लिखनी होती है कि किसको हमने सोल्ड किया है, उसका नाम, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, कितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है, कब इन्वेस्ट की है, ये सारी डिटेल जो है हमें फाइल करनी होती है। आई होप आपको एक क्लास समझ आई होगी। इसके पॉइंट जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एग्जम्पशन देखेंगे, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है अभी 54B से लेके 54F, EC, ये सब आगे देखते हैं हम। तब तक आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को समझिए, इस पे बेस जो क्वेश्चन है उनको करिए। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो भी इसे अच्छे से समझिए ताकि उनको आईटीआर फाइल करने में उतनी दिक्कत ना हो जब अगर कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बेसिस पे आईटीआर फाइल करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप, जैसे मैंने आपको हर बार बोलता हूं, सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू यूजर है, और बाकी लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।